मैंने माइक नहीं लगाया था, सॉरी इसके लिए। आपके पास प्रॉपर आवाज़ आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। यस। तो NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। यस, एक सेकेंड। ट्रेनिंग NCERT की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। पता होना चाहिए सभी को, ठीक है। अब आप NCERT बुक्स पढ़ रहे हैं, आपको उसका वर्ड का पता नहीं कि NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आपको इसका मतलब होना चाहिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। तो ध्यान रखना NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, अपने सब्जेक्ट पे जाते हैं। सब्जेक्ट हमारा साइंस है, सभी को पता है। साइंस में क्या पढ़ना है, चैप्टर पढ़ने हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। लेसन नंबर 1 इज नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन। आवर फर्स्ट हेडिंग इज केमिकल रिएक्शन। Our first topic is chemical reaction. Yes, there are some characteristics of chemical reaction. Yes, following characteristics of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? फर्स्ट में बात करता हूं, पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए। इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। फर्स्ट टॉपिक क्या है? In chemical reaction, reactants convert into product पहला टॉपिक मैंने लिखा इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब भाई ये भला रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए भाई। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ध्यान रखना कि जैसे कोई रिएक्शन है, जैसे हम एग्जाम्पल मान लें, क्या मान लें? एग्जाम्पल। जैसे ए रिएक्शन कर रहा है बी से, ए किससे रिएक्शन कर रहा है? बी से रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद एक स्पीसीज बनाता है, जैसे ए बी बन गई। ए रिएक्ट विद बी एंड फॉर्मेशन ऑफ ए बी। अब ये जो एरो दिख रहा है आपको, इस एरो से इधर वाली स्पीसीज को क्या बोलते हैं और इधर वाली स्पीसीज को क्या बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस एरो से ये जो स्पीसीज है
वो लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड। जैसे मेरा हाथ ऐसे है तो ये मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट है, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड स्पीसीज या साइड बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। और इस एरो के राइट साइड में जो स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो स्पीसीज है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। RHS। ओके डियर स्टूडेंट, LHS एंड RHS। अब हमें इन दोनों चीज़ों की बात करनी है, मैंने बताया था, अभी बताएंगे। तो LHS जो स्पीसीज होती है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट। और इसको शॉर्ट से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो राइट हैंड साइड स्पीसीज है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान दो इस लाइन पे, मैंने लिखा था इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मतलब ये जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर भी बहुत सारी चेंजिंग होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इनको एक बार आप उतार लें, ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो कौन कौन सी मतलब उसमें चेंजिंग होती है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बात करते हैं। यस, आशा करता हूँ आपने उतार लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको कर रहा हूँ साफ, ठीक है। यस, तो हम वही बात कर रहे हैं कि कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के। तो नंबर 1 हो गया था कि इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो और क्या चेंज होता है उसमें। तो सेकंड पॉइंट है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा होगा सभी को, ध्यान से देखना, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन इसको बोलते हैं BF, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। REaction का मतलब शॉर्ट में 9th में पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, मैं रिएक्शन को REaction ही लिखता था, ठीक है, अभी भी REaction लिख रहा हूँ, अंडरस्टैंड। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब होता है क्या, इसको बोलते हैं B.B, BB, BB वो वाली BB नहीं, BB, बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ रहे हो, बॉन्ड ब्रेक करना है, तोड़ना है, ब्रेक, ठीक है। जैसे ये है पेन है, तो मैंने इसको ब्रेक किया तो ये ब्रेक करने के बाद 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, जब मैं इसको अटैच कर दूंगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। बॉन्ड ब्रेक कब हुआ, जब मैंने इसको दोनों को अलग किया तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे मैंने भी बताया आपको, एग्जाम्पल दिया था कि A+B और A+B और क्या बनता है, AB बनता है। मतलब A रिएक्शन करता है B से और क्या बनता है, AB बनता है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, AB ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, बॉन्ड दिखाना है।
क्या दिखाना है यहाँ पे, बॉन्ड दिखाना है। तो इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो आप बताओ मेरे को, इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बताओ। इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब ये आपस में दोनों जुड़ रहे थे, पहले अलग अलग थे, अब आपस में क्या हो गए, एक हो गए। तो बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। जैसे ये मेरे दो हाथ हैं, अब ये दोनों अलग अलग हैं, जैसे ए और बी, ये ए है और ये बी है, क्या है, अलग अलग है। अब जब मतलब इनको मैंने जोड़ा तो क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ठीक उसी प्रकार ए और बी के बीच में क्या बन गया, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे इस वाली स्पीसीज को उठा लो दोबारा से, ए और बी, और यहाँ पे क्या किया मैंने, इसका रिवर्स कर दिया, ए प्लस में बी। अब यहाँ पे क्या किया, पहले बॉन्ड था, इसमें दोनों के बीच में बॉन्ड था, ए जुड़ रहा था बी से इस बॉन्ड के द्वारा। अब मैंने क्या किया, जब केमिकल रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ रहे हो सभी? आप सभी स्टूडेंट्स को ये बोले, बेटा मेरे सामने ना स्क्रीन लगी हुई है, आप बोले मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है, आप लोगों ने जिनने वीडियो विजिबल नहीं कर रखा है वो सभी अपना वीडियो चालू करें ताकि मैं भी आपको देख सकूँ। आप कितनी से बात करें उसके बाद क्लास स्टार्ट करें। हाँ डियर स्टूडेंट, चालाक बन रहे हो आप। आपने क्या कर रखा है, अपना वीडियो नहीं खोल रखा है ना, मेरे को देख रहे हो, अपना वीडियो चालू करो ताकि मैं तुम्हें भी देख सकूं, ठीक है। मेरे पास स्क्रीन लगी हुई है, समझ रहे हो ना। अपना वीडियो ऑन करो, उसमें नीचे आपका मोबाइल होगा, उस डिस्प्ले को एक बार टिक करो, टिक करने के बाद उसमें आएगा वीडियो का, तो उस पर टिक करना है, तो आपका वीडियो हमें दिखने लग जाएगा। जैसे मेरा वीडियो आपको दिख रहा है वैसे ही आपका मुझे दिखेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे क्लासरूम में क्या होता है, स्टूडेंट टीचर के पास सामने बैठे होते हैं, वो टीचर बोलता है तो एक प्रकार से तालमेल बना रहता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अब जैसे स्क्रीन आ गया, तो स्क्रीन में क्या है, स्क्रीन में आप दिखोगे मेरे को, मैं आपको दिख रहा हूँ, तो वो तालमेल बनना चाहिए, ठीक है, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। समझ रहे हो ना? यस। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है डियर स्टूडेंट, बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। बीबी का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी स्टेप हो गई बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। तीसरी स्टेप क्या होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या तो कम हो जाता है और क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कभी बढ़ कम हो जाता है। उसके बाद एक होता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब समझ रहे हो, स्टेट कितनी होती है, फिजिकल स्टेट कितनी होती है, 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो यदि रिएक्टेंट किस में है, सॉलिड में है, तो प्रोडक्ट किस में बन जाएगा, लिक्विड में बन जाएगा, गैस में बन जाएगा। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर उसकी स्टेट क्या होती है, चेंज होती है। तो ये पॉइंट समझना। उसके बाद एक पॉइंट और समझना, एक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेज। इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर गैस से निकलती है, गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेज। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है जो केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स इन ए केमिकल रिएक्शन। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि इसमें टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। उसके बाद मैंने बताया इसकी स्टेट चेंज होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस क्या निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसके द्वारा हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लो कि मैग्नीशियम है, जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी की मैं आपको बुक दिखाता हूँ, आप सभी को ये बुक परचेज करनी है, ये सभी को आपको ये बुक परचेज करनी है। इस बुक के बिना हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ना है, समझ रहे हो ना, एक एक लाइन को पढ़ना है। इसके लिए आपको ये जो बुक जो मैं दिखा रहा हूँ, पीछे से देख लो, आगे से देख लो, एनसीईआरटी की बुक है, ऑथेंटिक बुक है, इस बुक से बाहर कुछ नहीं आता है, समझ रहे हो ना। जो भी आगे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो नीट में जाना चाहता है, आईआईटी में जाना चाहता है, जी में जाना चाहता है, तो उसके लिए एनसीईआरटी की बुक एक प्रकार से रामबाण औषधि है, इन बुक से बाहर कुछ भी नहीं जाता। ये ऐसे प्रोफेसर्स के द्वारा लिखी जाती है जो आईआईटी के अंदर सिलेक्टेड होते हैं। तो इस बुक को मैं रेफर कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप इस बुक को खरीदोगे। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? यस। अब हम बात करते हैं, मैंने बताया कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एक हम क्या लेते हैं, एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं, उसको हम फ्लेम में जलाते हैं, फ्लेम में जलाने के बाद उसकी क्या बन जाती है, राख बन जाती है। तो इसमें क्या हुआ, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। कंबशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, उसको क्या बोलते हैं हम, कंबशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट में हमारे गैसेज होती हैं, बहुत सारी गैसेज होती हैं, जिसमें 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो उस गैस की प्रेजेंस, और हमें पता है कोई भी चीज़ कंबस्ट कब होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। यदि हम मोमबत्ती जला रहे हैं और मोमबत्ती को हमने किससे कवर कर दिया, गिलास से कवर कर दिया, तो क्या वो जल पाएगी, नहीं जल पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो कोई भी चीज़ जब जलती है तो उसकी प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे किसी की आग लगी हुई है और हमें उसको बुझाना है, तो हम क्या कर देंगे, उसके चारों तरफ कंबल लपेट देंगे, तो कंबल से क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जलने से बच जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मतलब चीज़ जलती है, बर्न होती है, कंबशन होता है, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, पैरामीटर, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट हम किसी चीज़ को बर्न नहीं कर सकते, समझ रहे हो। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नीशियम का रिबन लिया, और मैग्नीशियम के रिबन को हमें क्या करना है, रब करना है। क्या करना है, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको हमें क्या करना है, रब करने के बाद उसको हटाना है। अब इसमें प्योर क्या बच गया, मैग्नीशियम बच गया। अब हम एक कैंडल लेते हैं, कैंडल की फ्लेम में उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद वो जल जाता है, वो कैच फायर मतलब आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने के बाद उसकी क्या बन जाती है, राख बन जाती है, ऐश बन जाती है, और उस राख को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैग्नीशियम, और 9th क्लास में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 1 से 30 तक लिखवाया भी था मैंने आपको, ध्यान हो आपको। केमिस्ट्री के पोर्शन में मैंने सिंबल लिखवाए थे, कुछ टॉपिक लिखवाए थे, जैसे वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, सिंबल्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताया, मैंने आपको डिस्कस किया था। अब वो चीज़ें यहाँ पे काम आएंगी। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बताइए, सभी को पता है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। और ये भी पता होगा कि Mg के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2 होती है। ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और 9th क्लास में भी NCERT थी। 9th क्लास में क्या थी, NCERT थी। अब 10th में भी क्या है, NCERT है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से देखो, 2 चीज़ होती हैं, अभी पढ़ेंगे हम। ये तो होती है वर्ड इक्वेशन, हम हर चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये बड़ा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो ये वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन को हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है, जैसे केमिकल इक्वेशन, अभी अगला टॉपिक जो आएगा वो केमिकल इक्वेशन का आएगा, ठीक है। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सिंबल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, वर्ड इक्वेशन है। क्या है ये, वर्ड इक्वेशन है। और वर्ड इक्वेशन को
यदि हमें ये कौन सी इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन। दिख रहा है सभी को, क्या है ये, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन को हमें जैसे हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है। तुम्हारे यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर 3 एक्टिविटी दे रखी है। कितनी एक्टिविटी दे रखी है, 3 एक्टिविटी दे रखी है। तीनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तो एक्टिविटी है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं और उसके बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, प्लस ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने ये भी बताया था आपको 9th क्लास में, मोनोएटॉमिक, बाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, देखना 9th क्लास की बुक्स में, ठीक है। जो मैंने नोट्स लिखवाए थे उनमें देखना। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, बाइएटॉमिक, ठीक है। अब यहाँ पे जब उसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब आगे भी पढ़ेंगे हम कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। हमने पढ़ा था एक लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, वो भी हमने किस में पढ़ा था, 9th क्लास में। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड बट मास कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने रिएक्टेंट के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही किसके पास होने चाहिए, प्रोडक्ट के पास होने चाहिए। यदि उतने ही है तो वो कैसी है, बैलेंस है, और यदि नहीं है तो वो रिएक्शन कैसी होती है, अनबैलेंस होती है। अभी हम एनसीईआरटी के अंदर तुम्हारे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्या, केमिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो एक्टिविटी फर्स्ट हो गई। कौन सी एक्टिविटी हो गई, ये फर्स्ट, कि हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको रब किया, रब करने के बाद उसको जलाया, और जलाने के बाद क्या बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और मैग्नीशियम का ऑक्साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MgO से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक तुम्हारा दूसरा है, दूसरी एक्टिविटी है, ये देख लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वर्ड इक्वेशन, ये जो है ये तो क्या है, वर्ड इक्वेशन है, और ये क्या है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबल मतलब जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, MgO। तो ये क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो दूसरी एक्टिविटी है वो क्या है, दूसरी एक्टिविटी है हमारी, इसको साफ कर देता हूं मैं, ओके। कैन आई रफ दिस, कुछ स्टूडेंटों के नाम मुझे याद है, 9th क्लास में थे जो, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। बबलू तो रोने लग जाएगा भाई, बबलू रोने लग जाएगा। हाँ आगे देखो, दूसरी एक्टिविटी क्या है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, प्लस में क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, और यहाँ पे बनता है लेड आयोडाइड, प्लस में क्या बनता है, लेड आयोडाइड। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये भी क्या है, एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन है। ये दूसरी एक्टिविटी में दे रखा है कि हमें कोई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें लेड नाइट्रेट लेना है, लेड नाइट्रेट लिक्विड फॉर्म में लेना है, पोटेशियम आयोडाइड लेना है, उनको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट के रूप में जो प्राप्त होगा वो पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होगा और लेड आयोडाइड प्राप्त होगा, ठीक है। एक तीसरी एक्टिविटी और है, तीसरी एक्टिविटी क्या है, तीसरी एक्टिविटी और दे रखी है तुम्हारे एनसीईआरटी में, क्या है वो, हमें लेनी है जिंक, जिंक ग्रेन्यूल्स लेनी है, जिंक की गोलियां आती हैं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेनी है हमें, जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और प्लस में क्या लेना है हमें, कोई भी एसिड लेना है। एसिड के रूप में क्या तो हम ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
और हम क्या ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। मुझे पता होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था मैंने 9th क्लास में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4, ठीक है। और जिंक का क्या होता है, जिंक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मैं बात करूँ किसकी, जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl, मतलब मैंने लिख रखा है यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस HCl। HCl का मतलब क्या लिया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब जिंक की रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो क्या बनता है डियर स्टूडेंट, ZnCl2 बनता है, ZnCl2 का सोल्ट बनता है। और प्लस में कौन सी गैस इवेपोरेट होती है, कौन सी गैस इवोल्यूशन होता है, मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो यहाँ पे कौन सी गैस इवोल्यूट हो रही है, H2। और मैंने ये भी बताया था कि हाइड्रोजन गैस कोई भी गैस से निकल रही हो तो वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एरो का साइन लगाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले लूँ, समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। तो यहाँ पे जब जिंक की रिएक्शन Zn है, ठीक है, Zn, Z बड़ा N छोटा, जिंक, जिंक कितने नंबर पे आता है, तुषार बताएगा मेरे को, जिंक कितने नंबर पे आता है, यस यस, जिंक आता है 30 नंबर पे, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैंने बताया था आपको, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब बताया था मैंने 9th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक, जिंक क्या है, यहाँ पे एक मेटल है, जिंक क्या है, एक मेटल है। किसी के जब डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर उसको क्या लिखता है, जिंक की गोलियाँ लिखता है, ठीक है। तो जिंक एक प्रकार से मेडिसिन के अंदर भी काम आता है। जिंक किसमें काम आता है, मेडिसिन्स के अंदर, दवाई के अंदर काम आता है, ठीक है। और वैसे ORS भी पिलाते हैं, दस्त होने पे पिलाते हैं ना ORS। ORS की फुल फॉर्म पता है आपको, O का मतलब ओरल, R का मतलब रिहाइड्रेशन, S का मतलब सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि जब डायरिया होता है, दस्त होता है, तो उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन का अपोजिट क्या होता है, रिहाइड्रेशन। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो जब जिंक की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, जिंक का सल्फेट, और प्लस में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ मैंने बताया आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में। 3 एक्टिविटी थी, 3 एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट मैंने कौन सी एक्टिविटी बताई आपको, कौन सी बताई बताओ, मैग्नीशियम रिबन वाली, पहली वाली, दूसरा लेड नाइट्रेट वाला, और तीसरा कौन सा, ये। क्या तो हम जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएं, क्या जिंक की रिएक्शन हम किससे करवाएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो ये कुछ 3 एक्टिविटी थी, उनके डायग्राम दे रखे हैं, बुक में देख लेना आप, ठीक है। अब देखो, अब आगे वाला जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल इक्वेशन। इसको साफ कर दूं, उतार लिया होगा, ठीक है, साफ कर दो इसको, यस। साफ करने का नाम लूं तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। अभी पढ़ा भी दिया वैसे मैंने आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे केमिकल इक्वेशन। दूसरा टॉपिक का पारा क्या है, केमिकल इक्वेशन। इसकी आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन symbolic representation of chemical reaction is known as representation of chemical reaction is known as chemical equation. अभी मैंने बताया था कि वर्ड इक्वेशन को हम नहीं लिख सकते क्योंकि शॉर्ट में लिखना होता है हमें, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन को शॉर्ट में लिखने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन।
अभी मैंने ये बता दिया कि LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, वो सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो मैं वैसे जनरली बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने बताया कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कैल्शियम का ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक प्रकार से ये बड़ा है, देखो इसको मैं यदि ऐसे लिख दूं Ca+O क्या बन गया, CaO। बताओ मेरे को ये छोटा या ये छोटा, तो ये तो जैसे वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन को सिंबल के अंदर लिख रहे हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे ये तो है वर्ड इक्वेशन, क्या है ये, वर्ड इक्वेशन, और ये क्या है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, क्या है ये, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हर चीज़ को हम बड़ा नहीं लिख सकते, तो उसको एक प्रकार से सिंबल के रूप में लिखना, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे ये RHS है, नहीं LHS है, ये क्या है, LHS, और ये क्या है, RHS। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बताओ मेरे को, यस, राइट हैंड साइड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, केमिकल इक्वेशन के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं कि एक बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, इसको समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। यदि किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, हमें लिखें, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे अभी कुछ रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे जिंक प्लस H2SO4। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, तो यहाँ पे बन रहा है जिंक का सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब हमें देखना है क्या, कि इस तरफ जो एटम है और इस तरफ जो एटम है वो क्या समान है, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरी बनाते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। अब आपको भी बताना है कौन कौन से एलिमेंट, विच एलिमेंट पार्टिसिपेट इन अबव रिएक्शन, कौन कौन से एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप सभी को दिख रहा होगा, इसको जिंक बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको सल्फर बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। कितने एलिमेंट है इसमें, 4 एलिमेंट। मैं उनके नाम लिखता हूँ, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। दिख रहे हैं सभी को, 4 एलिमेंट हैं, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब हमें इनके बारे में बताना है कि रिएक्टेंट की तरफ कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट की तरफ कितने एटम्स हैं। ये प्रोडक्ट वाला पोर्शन है और ये रिएक्टेंट वाला पोर्शन है, ठीक है। ये रिएक्टेंट वाला पोर्शन है, ये प्रोडक्ट वाला पोर्शन है। देखो जिंक कितने इसमें गिनो, इस वाले पोर्शन में कितने जिंक हैं, 2 जिंक है, 1 जिंक है। कितना जिंक है, 1, वेरी गुड। कितना जिंक है इसमें, 1 जिंक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इस वाले की तरफ, इसमें कितने जिंक है बताओ, 1। कितना जिंक है, 1।
चलो आगे चलते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं बताइए, काउंट करो, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? मेरे को 5 लग रहे हैं, आपको कितने लग रहे हैं? बताओ बताओ। मेरे को 2 दिख रहे हैं, आपको भी 2 ही दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? इसमें कितने हैं? 8 हाइड्रोजन। कितने हैं? इसमें भी कितने हाइड्रोजन हैं? 2 ही हाइड्रोजन हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये 2 और यहाँ पे भी 2। चलो हम बात करते हैं सल्फर की, बात करते हैं। सल्फर इसमें मेरे को 18 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको 18? इसमें सल्फर दिख रहा है 1। कितना दिख रहा है? 1। तो यहाँ पे मैं 1 ही लिखूंगा, 18 नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे सल्फर कितना है? यहाँ पे भी सल्फर कितना है? 1 ही है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4 ऑक्सीजन।